गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। बात पिछले महीने बल्कि महीने का आखिरी दिन अगस्त का 31 अगस्त की है। 31 अगस्त की सुबह सुबह तड़के करीब 3:30 बजे का वक्त होगा, भोर का। एक सरयू एक्सप्रेस नाम की ट्रेन है। ये ट्रेन अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुंचती है, अयोध्या जंक्शन। जब ये अयोध्या जंक्शन पहुंचती है, उससे पिछला स्टेशन ये जो ट्रेन जहाँ से चली थी मनकापुर, वो स्टेशन था। मनकापुर के बाद अयोध्या। तो मनकापुर से बहुत कम मुसाफिर ट्रेन में सवार हुए थे, ज़्यादातर को अयोध्या या उसके बाद आगे बैठना था। तो जब अयोध्या जंक्शन पर ये ट्रेन रुकी तो जो जीआरपीएफ के लोग होते हैं, रेलवे पुलिस फोर्स के सारे, वो सब डब्बे के अंदर दाखिल हुए। तो एक जनरल कंपार्टमेंट में जब वो गए तो उन्होंने देखा कि एक सीट के नीचे खून रिस रहा है। उन्होंने ध्यान से देखा तो देखा कि सीट के नीचे एक महिला बुरी तरह से घायल हालत में पड़ी है। उसके नीचे के कपड़े नहीं हैं, लेकिन जब ऊपर के कपड़ों पर नजर गई तो फिर जीआरपीएफ की भी लगा कि ये क्या, क्योंकि ऊपरी जो कपड़ा था वो वर्दी थी, यूपी पुलिस की वर्दी। फौरन अपने साथियों को बुलाया जीआरपीएफ के लोगों ने, और सबसे पहले उन्होंने उस घायल लेडी की तस्वीर वीडियो बनाई ताकि अपने साहब को इन्फॉर्म कर सकें। और इसके बाद ये वीडियो भेजकर उन्होंने अपने साहब को, अपने सीनियर्स को बताया कि यहाँ पे एक लेडी पुलिस वाली और बुरी तरह घायल हालत में पड़ी है। उसके चेहरे पर चाकुओं के अनगिनत घाव थे, सर घायल था जिसमें के अलग अलग हिस्सों में भी चोट के निशान थे, और लगभग वो नींद बेहोशी की हालत में थी। न मालूम कब से पड़ी थी, ये भी नहीं मालूम। सीनियर अफसरों को खबर दी गई, फौरन बाकी मेडिकल हेल्प और ये पहुंची। तो उसके बाद उस घायल पुलिस वाले को उठाकर अयोध्या के ही एक प्राइवेट अस्पताल में पहले ले जाया गया। वहाँ जब उन्होंने हालत देखी तो उन्होंने कहा ये सीरियस है, तो उन्होंने उसको रेफर कर दिया लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर, KGM, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में। अब ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया। जीआरपीएफ ने अपना खाना पूर्ति की, ये सारी चीज़ें कि ऐसे ऐसे मिली थी। 31 अगस्त की सुबह की बात थी। अब जीआरपीएफ ने अपनी तरीके से बात की, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। मामला पुलिस डिपार्टमेंट का है। पुलिस डिपार्टमेंट की एक लेडी है जो घायल है, लेकिन आप आलम देखिए, पुलिस सो गई। उसे कोई मतलब नहीं कि उसकी अपने डिपार्टमेंट की एक लेडी कांस्टेबल बुरी तरह से घायल ट्रेन के अंदर पड़ी है, जिंदगी और मौत से लड़ रही है, जूझ रही है। कायदे से जो जांच इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर कौन गुनहगार है जिसने एक पुलिस वाली को, आम लोग तो छोड़िए, उसके साथ इतनी वहशियाना हरकत की। लेकिन यूपी पुलिस को लगा कि यह मामला बहुत छोटा है, होगी अपने डिपार्टमेंट की, लेकिन चलो, और कोई मीडिया में भी ये खबर थी नहीं, तो लगा कि कोई सुध बुध लेने वाला तो है नहीं, छोड़ दिया। वो जो जीआरपीएफ ने वीडियो लिया था, इत्तेफाक से बाद में ये वीडियो लीक हुआ, और फिर होते 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 ये तस्वीर तैरते तैरते इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब उस घायल लेडी कांस्टेबल की हालत देखी, उस वक्त की तस्वीर, ताज़ा तस्वीर देखी, और जिस बेरहमी से उस पर हमला किया गया था वो देखा, और फिर पता क्या कि इस केस में क्या हुआ, तो हाई कोर्ट को पता चला कि इस केस में तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। कोर्ट को गुस्सा आया। कोर्ट ने खुद ही फौरन ऑर्डर पास किया और कहा कि इस मामले की फौरन जांच हो, STF जांच करे, और जो गुनहगार हैं उसको पकड़कर कोर्ट को रिपोर्ट दिया जाए। अब अदालत का हुक्म पुलिस की हिम्मत नहीं की नजरअंदाज करे, तो सोचे कई दिन, हफ्ते बल्कि बीत गए, पुलिस ने कुछ नहीं किया अपने ही डिपार्टमेंट की एक घायल लेडी को लेकर। और कोर्ट ने जब वो तस्वीर देखी, जिसको तस्वीर को देखकर दिल दहल उठा, तब कोर्ट ने ऑर्डर दिया, और तब यूपी पुलिस हरकत में आई। STF की टीम बनी, अब तफ्तीश शुरू हुई, ईमानदारी से अब जांच शुरू हुई। अगर ये कोर्ट बीच में दखल न देता तो शायद इस केस का कुछ होता भी नहीं। अब STF की एक टीम बनाई गई और पता करने के लिए कहा गया भाई करो। सबसे पहले उस कांस्टेबल के बारे में अब जानकारी हासिल की गई। पता चला ये कांस्टेबल वैसे तो प्रयागराज, कल के मतलब आज के और कल के इलाहाबाद के रहने वाली है। 18 साल की उम्र में स्पोर्ट्स कोटे से यूपी पुलिस में इसकी नौकरी लग गई। 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर की है, और 2018 या 19 में पुलिस में भर्ती हुई, और सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिली। तो ये अभी सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टेड थी। अभी इस दौरान में अयोध्या में एक वो चल रहा है, सावन झूला मेला, तो काफ़ी भीड़ होती है। तो सावन झूला मेला की सुरक्षा के मद्देनज़र बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के पुलिस वालों की भी ड्यूटी वहाँ लगाई गई। तो जो बहुत सारे पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई, उनमें से एक ये लेडी कांस्टेबल भी थी। इसका नाम है सुमित्रा लेडी कांस्टेबल, यूपी पुलिस। तब सुमित्रा की भी ड्यूटी लगा दी गई इस अयोध्या झूला मेला में, और वो अपना जाती, वहाँ पर अपनी ड्यूटी पूरी करती और फिर लौट आती। अयोध्या में रुकती नहीं थी। 30 अगस्त की सुबह सुमित्रा घर से निकली ड्यूटी पर। इसके बाद शाम को करीब 6:30 बजे ड्यूटी खत्म करने के बाद अब ये वापस अपने घर जा रही थी, और उसी ट्रेन से जो ट्रेन का इसका रूट था। तो एक स्टेशन है फाफामाव स्टेशन, वहाँ स्टेशन पे ये गई, और जो ट्रेन थी उस वक्त वो सरयू एक्सप्रेस ट्रेन थी। तो शाम 6 बजे 30 अगस्त को सुमित्रा उस ट्रेन की जनरल बॉगी में बैठ जाती है। अब 30 अगस्त को ये ट्रेन चली जनरल डिब्बे में। ये ट्रेन प्रतापगढ़ होते हुए सुल्तानपुर पहुँचना था इसको, और सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग थी सुमित्रा की। तो अब ये ट्रेन पहुंची करीब
अयोध्या कैंट, यहाँ से इस ट्रेन को पहले प्रतापगढ़ होते हुए सुल्तानपुर पहुंची, इसके बाद अयोध्या कैंट, यहाँ करीब रात 11:15 पर ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकी और इसी अयोध्या कैंट पर सुमित्रा को उतरना था, क्योंकि उसे वहाँ से हनुमानगढ़ी जाना था। हनुमानगढ़ी बड़ी मशहूर जगह अयोध्या में ही, लेकिन सुमित्रा यहाँ पर नहीं उतरी। इसके बाद ट्रेन चली और फिर आगे जो अयोध्या जंक्शन है वहाँ ट्रेन रुकी, सुमित्रा वहाँ भी नहीं उतरी। करीब 12 बजे के आसपास अयोध्या जंक्शन पहुंची थी, यहाँ ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकी, लेकिन सुमित्रा उतरी नहीं। इसके बाद अब ये ट्रेन अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंची और वो था मनकापुर। मनकापुर लास्ट स्टेशन था इस सरयू एक्सप्रेस का। मनकापुर ये ट्रेन पहुंची रात को करीब 12:50 पर आखिरी स्टेशन पर। मनकापुर जाने के बाद इस ट्रेन का इंजन बदला जाता है, इंजन बदला गया, 2 घंटे वहाँ हॉल्ट था, 2 घंटे रुका और फिर 3:05 पर ये दोबारा मनकापुर से चली सरयू एक्सप्रेस अपने वापसी रास्ते पर और लगभग 3:30 पौने 4 के आसपास ये पहुंची अयोध्या जंक्शन। जब अयोध्या जंक्शन पहुंची तो पहली बार वही जीआरपी के जो जवान थे उन्होंने एक जनरल बॉगी की सीट के नीचे सुमित्रा को घायल हालत में देखा। सुमित्रा की पैंट नहीं थी, कमीज थी, यानी कि वर्दी ऊपर की थी, बुरी तरह घायल थी। यस, अभी बेचता हूँ। टिफिन क्या था? 426346 क्या हुआ यार? ये मैंने आपको शुभ बताया। तो अब ये सारी कहानी एसटीएफ को पता चली। अब यहीं से एसटीएफ को अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ानी थी। अब एसटीएफ ने अपनी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश का दायरा ये था कि रात जो भी हुआ है, ये हुआ है रात के करीब 10 के बाद। जैसे जैसे ट्रेन मनकापुर की तरफ बढ़ रही है, पैसेंजर उतरते जा रहे हैं और अयोध्या कैंट अयोध्या जंक्शन आते आते तो लगभग ट्रेन खाली ही हो जाती है। तो अब भरी हुई ट्रेन में मुसाफिर बैठे हों, कोई ऐसी हरकत कर नहीं सकता। तो पुलिस ने अब अयोध्या कैंट, अयोध्या जंक्शन, मनकापुर, इन तमाम रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज निकालने शुरू किए। सीसीटीवी फुटेज निकाले, 2 लोगों को उठाया भी, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, वो 2 लोग नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जो सारे प्रूफ दिए। इधर सुमित्रा लखनऊ के हॉस्पिटल में, ट्रॉमा सेंटर में एडमिट, बाद में उसे होश आया, उसने पुलिस को बयान दिया, उसने कुछ हमलावरों के हुलिये भी बताए, उस हुलिये के आधार पर एक स्केच बनाया गया। इधर सीसीटीवी कैमरे जो स्टेशन के अंदर और बाहर की पुलिस टटोलती लगी, कुछ तस्वीरें बनाई गई, कुछ सीसीटीवी कैमरे से निकला और उसमें से 3 सस्पेक्ट निकले। अब मनकापुर और अयोध्या कैंट, अयोध्या एक्सप्रेस और अयोध्या जंक्शन के आसपास के जो गाँव हैं, वहाँ पर बाकायदा तस्वीरों को लेकर पुलिस की टीम और उनके लोग गाँव-गाँव में घूमने लगे कि भाई इन तीनों में से कोई किसी को जानता है। कोई फायदा नहीं हुआ, कोई पता नहीं चला। इसी दौरान इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक दूसरी टीम इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में लगी हुई थी। तो रात को मनकापुर 12:05 पर यह ट्रेन पहुंची थी। 30 या 31 अगस्त हो गई थी रात को। तो पुलिस की टीम ने कहा कि मनकापुर स्टेशन पे उस रात के जितने भी मोबाइल एक्टिव थे उसको टटोला जाए। अब पुलिस ने उस रात 12:05 पर लोकल ट्रेन थी और अयोध्या में ही सारे मुसाफिर उतर जाते हैं तो बहुत कम भीड़ होती है। तो उन सारे मोबाइल को उस रात के उन्होंने टटोलना शुरू किया। जब टटोलना शुरू किया तो अचानक पुलिस ने पाया कि 3 ऐसे मोबाइल नंबर थे जो मनकापुर आने के बाद एक ही वक्त में एक साथ स्विच ऑफ हो गए, उनको बंद कर दिया गया। एक नहीं बल्कि 3 मोबाइल, और उसके बाद वो मोबाइल खुला ही नहीं। अब ये बात बड़ी अजीब लगी पुलिस को कि एक नहीं बल्कि 3 मोबाइल एक ही वक्त में एक साथ उसी स्टेशन पर लोकेशन भी है और स्विच ऑफ है। अब उन नंबरों तक पुलिस पहुंची कि ये 3 नंबर कौन से थे जो बंद हो गए। जब उन नंबरों के बारे में खंगाला गया तो पता चला कि ये नंबर उसी अयोध्या के इर्द गिर्द के गाँव के 2 अलग-अलग। अब पुलिस की टीम पहुंची तो फिर उन नंबरों के जरिए पुलिस को कुछ नाम पता चले। उनमें से 3 नाम पुलिस को पता चले। अब पुलिस की टीम फौरन एक्टिव हुई और ये सब करते करते ये तारीख आ गई 21। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई और पुलिस को पता चल गया तो पता चला कि इसमें 3 नाम आए मोबाइल नंबर के थ्रू। इनमें से एक का नाम था अनीस, एक का विशंबर और एक का आज़ाद। अनीस खान पूरा नाम इसका, और एक विशंबर और एक आज़ाद। अनीस और आज़ाद एक ही गाँव के और विशंबर पड़ोस के गाँव के, तीनों दोस्त। अब जब पुलिस ने उनकी कुंडली निकाली तो पता चला कि ये तीनों ट्रेन में चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम देते हैं। कई बार पहले भी पुलिस ने पकड़ा है, तो ये क्लियर हो गया कि ये ट्रेन में मुसाफिरों को लूटने का काम करते हैं। और मनकापुर में 31 अगस्त की रात इन्हीं तीनों के मोबाइल एक साथ स्विच ऑफ हुए थे। गांव में पहुंचकर पुलिस ने सबसे पहले उनके घर वालों से पता किया तो दूसरी चीज़ कंफर्म हो गई कि उस रात घर पर नहीं थे। अब लगभग क्लियर हो गया। अब ये तीनों गाँव से फरार। आखिरकार इनके पीछे पुलिस मुखबिर सब लगी। आज सुबह फ्राइडे को यानी कि 22 सितंबर को पता चला कि ये तीनों जो हैं ये इलाके में हैं और उस इलाके में इनकी मौजूदगी के बारे में पता चला। तो पुलिस की एक टीम, जो एसटीएफ की एक टीम है, वो टीम वहाँ पे पहुँचती है और पहुँचने के बाद इनायत नगर एक इलाका है वहीं के आसपास, उसी अयोध्या के इर्द गिर्द। तो एसटीएफ की टीम ने इन तीनों को एक साथ मोटरसाइकिल पर देख लिया। उसके बाद ललकारा, उधर से जवाबी फायर हुई। एक एसएचओ और 2 पुलिस वाले घायल हुए, हाथ में गोली लगी उनके। 2 को गोली लगी पैर में, जो विशंबर और आज़ाद था वो वहीं गिर गया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया, अस्पताल ले गया। लेकिन तीसरा भाग गया वहाँ से। तीसरा उसी मोटरसाइकिल पर भागा। करीब 40 किलोमीटर तक यूपी पुलिस की एसटीएफ की टीम ने उसका पीछा किया। 40 किलोमीटर दूर पूरा कलंदर एक इलाका है, वहाँ पर आखिरकार पुलिस की टीम और अनीस के बीच में मुठभेड़ हुआ
और एसटीएफ की टीम ने अनीस को मार गिराया। इस एनकाउंटर में अनीस मारा गया और उसका 2 साथी, दोनों पैर में गोली लगी और इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इसके साथ ही फिर एसटीएफ ने पूरी कहानी सुनाई और बताया कि जब वो 2 पकड़े गए जो अस्पताल में हैं, विशंबर और आज़ाद, कि ये सब कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि 30 अगस्त को भी वो ट्रेन में अपने पेशे के हिसाब से चोरी करने के लिए सवार हुए थे। उसी सरयू एक्सप्रेस में बैठे, जब अयोध्या कैंट आने वाला था, बहुत सारे मुसाफिर थे, लेकिन अयोध्या कैंट के आसपास सारे मुसाफिर उतर गए। अब उस बॉगी में, उस कोच में सिर्फ वो 3 और एक सुमित्रा थी, लेडी कांस्टेबल। इसी के बाद इन तीनों ने अकेला पाकर उसे छेड़ना शुरू कर दिया, खासतौर पर अनीस सबसे आगे था। और जबकि ये देखिए आप कि सुमित्रा पुलिस की वर्दी में है, उसके बावजूद उनके दिल में खौफ नहीं। जब उसने छेड़खानी की कोशिश की तो अचानक सुमित्रा ने अपना पुलिसिया तेवर दिखाया और अनीस को उठाकर बॉगी के अंदर ही फर्श पर पटक दिया। उसका सर जमीन से लगा। इस बात से वो बिफर गया। इसके बाद अब तीनों मिल गए, अब वो 3 और वो 1 बेचारी। इसके बाद इन तीनों ने सबसे पहले तो सुमित्रा का सर, ट्रेन की जो डब्बे की खिड़की, जो लोहे की जाली होती है, उस पर जोर से मारा। फिर चाकू निकाला, चाकू से उसके ऊपर हमला किया। बीच बचाव में वो चाकू चेहरे पर लगे। इसके बाद तीनों लगभग उस पर काबू पा चुके थे। खून इतना बह रहा था कि वो धीरे धीरे अपना होश खो रही थी। तभी उन तीनों ने फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उसके आधे कपड़े उतार लिए। लेकिन इत्तेफाक से जब वो अपनी इस बाकी हरकतों जो वो करने जा रहे थे, जो मनकापुर लास्ट रेलवे स्टेशन है, वो आने लगा और ट्रेन की स्पीड स्लो हो गई। अब उन्हें लगा कि अगर ये प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पहुंच गई और वहाँ पे पुलिस वाले या कोई और हो, जीआरपी के लोग भी होते हैं, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए मनकापुर स्टेशन पे आने से पहले ट्रेन की रफ्तार जब स्लो हुई, ये तीनों ट्रेन से कूद गए और कूद कर भाग गए। और सबसे पहले कूदने के बाद इन्होंने अपने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ किया और फिर वहाँ से ये सड़क के रास्ते अपने अपने घर पहुँच गए। तो एक ट्रेन का स्टेशन पर पहुँचना और पहुँचने वाली थी, इस वजह से एक लेडी कांस्टेबल की आबरू बच गई। वरना उन तीनों की नीयत ऐसी थी कि वो बदले में सब कुछ करना चाहते थे और बदला लेना चाहते थे। तो वो तो निकल लिए। अब इधर हालत ये थी कि इतना खून बह चुका था कि सुमित्रा धीरे धीरे बेहोश हो गई। जाने से पहले उन्होंने ये किया कि सुमित्रा लगभग बेसुध उसी वक्त थी, उन्होंने बेहोश सुमित्रा को कार, वो जो गाड़ी की सीट होती है ट्रेन की, उसके नीचे ढकेल दिया, जहाँ पे हम लगेज या सामान रखते हैं आमतौर पर मुसाफिर, ताकि वो नजर ना आए। और वो सीट के अंदर उसको पुश करके और तीनों उतर चुके थे। ट्रेन 2 घंटे तक मनकापुर में खड़ी रही, खून रिसता रहा, बहता रहा और सुमित्रा उसी तरह बेहोश रही। 2 घंटे और 10 मिनट के बाद इंजन बदली गई। तो बेशक देर से ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के दखल के बाद कम से कम यूपी पुलिस हरकत में आई और आखिरकार सुमित्रा को इंसाफ मिला। सुमित्रा इस वक्त भी लखनऊ के अस्पताल में भर्ती है। हालांकि अब उसकी हालत में सुधार हो रहा है और दुआ यही है कि वो जल्द से जल्द बेहतर हो और वापस अपनी ड्यूटी पर लौटे। सुमित्रा के गुनहगारों के साथ पुलिस ने लगभग एक तरह से इंसाफ कर दिया। 2 के पैरों में गोली है, एक अनीस जो मेन अक्यूज है वो मारा गया है। 2017 से लेकर अब तक यूपी में 10,000 एनकाउंटर हो चुके हैं। 10,000 कहने में अजीब लगता है, लेकिन 10,000 में जो मौत हुई है वो 183 हुई है, मतलब बाकी सब घायल हैं और घायलों में भी ज़्यादातर को पैरों में ही गोली लगी है। इन 10,000 एनकाउंटर में से सबसे ज़्यादा 30% यानी कि करीब करीब 3,000 एनकाउंटर अकेले मेरठ जोन में हुए। ये इलाका जो है, हर 15 दिन में एनकाउंटर में 1 की मौत होती है, जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से। 2017 में 28 मुजरिमों की मौत एनकाउंटर में हुई थी। 17 में यानी कि 28 लोग मारे गए थे एनकाउंटर में। 18 में 41 बदमाश मारे गए थे एनकाउंटर में। 2019 में 34 लोगों की मौत हुई थी। 2020 में 26 बदमाश एनकाउंटर में मारे गए थे। 21 में भी 26 ही मारे गए थे। 2022 में 14 लोग पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे, जबकि 2023 में अभी, मतलब ये लास्ट डेटा है 12 अप्रैल तक का, आज का भी जोड़ लें तो 13 लोग मारे जा चुके हैं पुलिस एनकाउंटर में। हालांकि बहुत से एनकाउंटर को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठते रहे हैं और एनकाउंटर पर सवाल हमेशा उठने भी चाहिए। लेकिन इस स्टोरी में जिस तरीके से खुद अपने ही डिपार्टमेंट की एक लेडी कांस्टेबल, 31 अगस्त का इंसिडेंट है ये और आज 22 है, अगर ये वीडियो ना होता जो जीआरपी की टीम ने बनाई थी, अगर वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की नज़रों से न गुजरा होता, तो शायद जो सुमित्रा के साथ हुआ उसके दोषियों को कोई सज़ा भी ना मिलती। तो फिलहाल कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला।